जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हवाला हवाला क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हवाला, ये हवाला क्या होता है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, कर वंचन, शेयरों का अवैध व्यापार, किसी विषय का पूर्ण विवरण। ये एसएससी 2015 में पूछा हुआ है हवाला। तो ये जो क्या होता है कि जो विदेशी मुद्रा होता है इसका क्या होता है, हवाला। अवैध कारोबार किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, हवाला कहा जाता है। हवाला के नाम से जाना जाता है उसे। तो क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर, निम्न जीवन स्तर। ये एसएससी 2007 में पूछा हुआ है। सस्ती मुद्रा, सस्ती मुद्रा पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा, सस्ती मुद्रा दर जिसकी ब्याज दर जो कम होती है उसी को क्या कहते हैं, सस्ती मुद्रा दर कहते हैं। सस्ती मुद्रा दर जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा और गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण यानी पलायन, इसको पलायन, पलायन कह सकते हैं, पलायन की प्रवृत्ति होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, गर्म मुद्रा। तो देखेंगे सबसे पहले जैसे कि जो WB है, वर्ल्ड बैंक, ये दीर्घकालिक ऋण देता है। और IMF जो है, IMF, ये क्या देता है, अल्पकालिक ऋण देता है। ये दीर्घकालिक दीर्घकालिक ऋण देता है। इसके बाद IMF क्या करता है, ये अल्पकालिक देता है। अल्पकालिक अल्पकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण ये देता है। इसके बाद देखेंगे कि जो FDI है, FDI एक होता है FPI। FPI तो FDI जो होता है ये दीर्घकालिक निवेश करता है। कितना, दीर्घकालिक निवेश, दीर्घकालिक होता है। और ये जो PFI है, जो PFI, ये अल्पकालिक निवेश करते हैं। अल्पकालिक, अल्पकालिक, अल्पकालिक निवेश। तो इसी में क्या होता है, FPI में शीघ्र पलायनवादिता का गुण होता है। शीघ्र पलायनवादिता का गुण होता है यानी कि मान लीजिए कि भारत हो गया और अमेरिका हो गया, तो जैसे कि फेडरल बैंक अमेरिका का जो अपना ब्याज दर क्या करेगा, बढ़ाएगा और घटाएगा। तो इस पर क्या, किसका प्रभाव पड़ता है, ये FPI जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, वो क्या करेंगे कि अपनी संपत्ति जो मार्केट में लगाए हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, उसको क्या करते हैं, निकाल करके लेके चले जाते हैं जहां उसे उच्च दर पर ब्याज मिलता है। तो ये इसी को FPI जो होता है, इसमें शीघ्र पलायनवादिता का गुण होता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे PFI जो कि शेयर मार्केट में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। सुलभ मुद्रा, आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखते हैं आगे। इसके बाद दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती हो, ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। ये एसएससी 2013 में पूछा हुआ है। एसएससी 2013 में। कमेंट में आप लोग बताएंगे क्या होगा। ये दुर्लभ मुद्रा बोल रहा है, दुर्लभ मुद्रा, ठीक।
एक होता है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी होता है। मैं हार्ड करेंसी में आप लोग बताएंगे कि कौन कौन सी मुद्रा है शामिल है हार्ड करेंसी में। हार्ड करेंसी जैसे डॉलर हो गया, डॉलर हो गया हार्ड करेंसी है। इसके बाद पाउंड हो गया, पाउंड हो गया। इसके बाद येन हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, रेमन यूरो, रेमनमेंट भी हो गया, रेमनमेंट। ये सब क्या है? ये हार्ड करेंसी है। हार्ड करेंसी इसमें कह रहा है कि दुर्लभ मुद्रा, सॉफ्ट के बारे में कह रहा है कि ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, उसी को क्या कहते हैं? दुर्लभ। दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में क्या असत्य है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन्फ्लेशन को हम लोग समझेंगे कि इन्फ्लेशन है क्या। तो इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति होता है, या इसी को मुद्रा प्रसार का बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति वह होता है जहां किसी निश्चित वस्तु का, कोई वस्तु है निश्चित है, उसका क्रमिक रूप से जो उसके कीमत में वृद्धि होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु बिंदु से बिंदु आधार पर। भारत में मुद्रा प्रसार की दर गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रा प्रसार की नाप लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। ये आरएएस आरटीएस 2008 में पूछा है, राजस्थान पीसीएस में पूछा है ये। इन्फ्लेशन, तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखेंगे इन्फ्लेशन हो गया। इसके बाद देखेंगे कि ये इसकी गणना थोक मूल्य सूचकांक कह रहा है। तो गणना में देखेंगे हम लोग मुद्रास्फीति की गणना कौन संस्था करता है? एनएसओ करता है, एनएसओ। तो इसमें किस आधार पे? तिमाही आधार पे करता है। इसके बाद देखेंगे कि जो किस, ये सूचकांक एक होता है, ये एक सूचकांक का प्रयोग करता है। उस सूचकांक के आधार पर ही क्या किया जाता है? मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इसमें जैसे कि डब्ल्यूपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई हो गया और पीपीआई हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो डब्ल्यूपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई, और ये हो गया सीपीआई, एक पीपीआई। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स होता है,
इसमें क्या है कि इसमें वस्तु को शामिल किया जाता है, केवल वस्तु को, और इसमें वस्तु और सेवा दोनों को, इसमें वस्तु को, इसमें भी वस्तु। इसमें जो पीपीआई है, अब सरकार इसे लाना चाह रही है पीपीआई को, तो इसमें वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाएगा, वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि जो सेवा क्षेत्र है टर्शियरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या है, इसका योगदान जीडीपी में अधिक है, 55% है, लगभग 55%। तो इसलिए इसकी गणना में पीपीआई में सेवा को भी शामिल किया गया है। और बीएन गोलदार समिति, इसके सिफारिश पर बीएन गोलदार समिति, जो कि बीपीएससी एएसओ में पूछा था, किसमें, बीपीएससी एएसओ में पूछा था, बीएन गोलदार समिति, बीएन गोलदार समिति के सुझाव पर क्या किया गया है, पीपीआई को शुरू किया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं आगे। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तु में सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है, बिल्कुल नहीं मिलती है, प्रचुरता से मिलती है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, किसके, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की बात कर रहा है मुद्रास्फीति की। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि ए क्या हो गया, वस्तु हो गई, और बी भी वस्तु हो गई। ए कोई वस्तु है और बी भी कोई वस्तु है। तो इसमें क्या है कि ए वस्तु की कीमत मान लीजिए कि 10 रुपया है, 10 रुपया, और आपके पास कितना है, आपके पॉकेट में 100 रुपया है, 100 रुपया, और किसी वस्तु की कीमत कितना है, 10 रुपया है। तो आप कितने वस्तु को खरीद पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है कि आप 10 वस्तु को खरीद पाएंगे। कितना, 10 वस्तु को खरीद पाएंगे, 10 वस्तु को खरीदेंगे, और यही वस्तु की कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ करके कितना, मान लीजिए कि 15 रुपया हो गया। कितना, 15 रुपया हो गया। तो आप 100 रुपया में कितने वस्तु को खरीद पाएंगे, यानी कि लगभग कितना, 6 वस्तु, 6 वस्तु को खरीद पाएंगे। तो पहले वही जो आप 10 वस्तु खरीदते थे, अब 6 वस्तु खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कीमत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो यही कह रहा है कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तु क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है, बिल्कुल नहीं मिलती है, प्रचुरता से मिलती है। क्या हो जाएगा, तो वस्तु क्या हो जाएगी, वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। घाटे के वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है। क्या है, आर्थिक विकास है। परंतु यदि वह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति। ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले थोड़ा देखें कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है। घाटे की जो वित्त व्यवस्था है, इसे 1969 में शुरू किया गया था। कब, 1969 में। इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है, हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है, हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था को 1969 में शुरू, इसे क्या कहा जाता है, हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। ये पीटी में पूछा हुआ है।
तो देखते हैं कि जब क्या करते हैं कि आरबीआई जो बैंक होता है, तो वो क्या करता है कि जो नोट छापता है अधिक मात्रा में, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, घाटे की स्थिति होती है। घाटे की स्थिति, तो यही कारण है कि कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, घाटे की वित्त व्यवस्था उत्पन्न होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था, इसी को क्या कहा जाता है, हीनार्थ प्रबंधन। तो इसमें क्या होता है, मुद्रा का संकुचन होता है, मुद्रा का अवमूल्यन होता है, मुद्रास्फीति होता है कि मुद्रास्फीति होता है। साथ इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होगा। मुद्रास्फीति की होगी, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की घटना होगी, यानी कि बाजार में क्या होगा, जो डिमांड बढ़ने से क्या होगा बाजार में, कि वहां पर जो मनी सर्कुलेशन है, मनी सर्कुलेशन बाजार में क्या बढ़ती जाएगी, मनी जो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति। तो क्या हो जाएगा, हीनार्थ प्रबंधन। इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के कारण सबसे अधिक हानि होती है, या सबसे अधिक हानि होती है, कौन सा वर्ग है, देनदार, लेनदार, वास्तविक परिसंपत्ति के धारक, इसके बाद व्यापारी वर्ग। कौन होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देनदार हो जाएगा। देनदार, जो ऋणी होता है वो क्या होता है, देनदार को ऋणी भी आप कह सकते हैं। देनदार को क्या है, ऋणी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि मुद्रास्फीति में लाभान्वित होता है, मुद्रास्फीति में लाभान्वित कौन होता है, बचतकर्ता, ऋणदाता, वाणी और पेंशन, पेंशन प्राप्तकर्ता। यूपीपीसीएस 1995 में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस 1995 में। क्या हो जाएगा इसमें, वाणिक होगा, ये वाणिक होगा। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादन मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। ये यूपीएससी 1997 में पूछा हुआ है। तो देखेंगे कि उपभोक्ता, पीपीआई, इसके बाद उत्पादन मूल्य, उत्पादन मूल्य सूचकांक, ये थोक मूल्य सूचकांक, डब्ल्यूपीआई, ये उत्पादक होगा, उत्पादक, यानी कि सीपीआई, या इसी को कंज्यूमर बोलेंगे, उपभोक्ता। तो पीपीआई, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये किस आधार पर हो रहा है, तो शुरुआती दौर में किस पर होता था, डब्ल्यूपीआई पर होता था। किस पर, डब्ल्यूपीआई सब पर होता है इसमें, लेकिन वर्तमान में ये करंट का मुद्दा है, इसको सरकार अब लाना चाहती है। तो क्योंकि ये पहले का पूछा हुआ है 97 का, तो इसमें क्या हो जाएगा, डब्ल्यूपीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है, सबसे अधिक तरल कौन सा है, M3, M2, M1 और M4। M4 ये एसएससी 2024 में पूछा हुआ है, एसएससी 2024 में। इसमें आप मुद्रा जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई सबसे अधिक तरल, अधिक तरल कौन है, अधिक तरल। तो इसमें तरलता का जो क्रम होता है, M1 से ज़्यादा M2, M2 से ज़्यादा M3, और M3 से ज़्यादा किस में होता है, M4 में होता है। ऑप्शन में क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि सबसे अधिक तरल कौन है, तो सबसे अधिक तरल कौन हो जाएगा, M4 हो जाएगा। और सबसे कम कहेगा तो कौन हो जाएगा, M1 हो जाएगा, सबसे कम। सबसे कम तरल कौन होगा, सबसे कम तरल, ये सबसे अधिक तरल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या है? M1, M3, M2, M4। ये एसएससी में पूछा हुआ है। एसएससी में सबसे साधारण क्या है? M3 होता है। M3 होता है। M1 और M3 को क्या कहा जाता है? नैरो कहा जाता है, नैरो। ठीक। और एक को क्या जाता है? ब्रॉड भी कहा जाता है, ब्रॉड। तो ये एनसीईआरटी के अनुसार कहा जाता है M1, M3, एक M2 और M4, चार होता है। तो एक को नैरो कहा जाता है और को ब्रॉड कहा जाता है। ठीक, देखेंगे आगे। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि। क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन किसके कारण होता है? मुद्रास्फीति यानी कि रुपये का मूल्य में क्या होता है? वृद्धि होता है। वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, उसी कारण तो होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो क्या हो जाएगा? मुद्रा पूर्ति में क्या होता है? वृद्धि होता है। मुद्रा पूर्ति में क्या होता है? वृद्धि होता है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति है गतिरोध और अस्फीति की, गतिरोध और मंदी की, गतिरोध और मुद्रास्फीति की, गतिरोध और पुनरुत्थान की। एसएससी में पूछा हुआ है। स्टैगफ्लेशन ये पूछता है। ये जो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन ये मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और गतिरोध का होता है। ये गतिरोध से रिलेटेड होता है, गतिरोध। स्टैगफ्लेशन एक फिलिप्स वक्र होता है, फिलिप्स वक्र वो भी पूछता है। इसी से जुड़ा क्या है? फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र क्या होता है? इसका उल्टा होता है, उल्टा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, उपयुक्त में से सभी। ये झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा है। झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा हुआ है। मुद्रास्फीति की गणना किस माप पे की जाती है? WPI, उपभोक्ता, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके बाद श्रमिकों का लागत है सभी। क्या हो जाएगा? WPI। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, अति स्फीति के कारण। यूपीएससी 2011 में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा इसका? स्टैगफ्लेशन, अस्फीति हो जाएगा, स्फीति के कारण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में मुद्रास्फीति है? मुद्रास्फीति है ये, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के प्राकलन का ये प्रचलित माप है। मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, भोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तु का मूल्य सूचकांक। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा है। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता, सीपीआई, क्या हो जाएगा? थोक मूल्य सूचकांक। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मूल्य स्तर में जो निरंतर वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? विमस्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, इसके बाद अपस्फीति। ये एसएससी 2019 में पूछा हुआ है। एसएससी 2019 में
क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो जाएगा, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक बार फिर सुनिए आप लोग, जब निश्चित वस्तु और सेवा का मूल्य जो होता है क्रमिक रूप से उसमें वृद्धि होती है, उसी को क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। इन्फ्लेशन वही कह रहा है कि निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं मूल्य स्तर में? तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। ये एसएससी में पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अवमूल्यन होता क्या है। देखेंगे कि अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन क्या होता है? तो अवमूल्यन होता है, ये सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है। क्या? सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है। सरकार द्वारा जानबूझकर के अवमूल्यन किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है। तो देखेंगे कि जो अवमूल्यन है भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत में अब तक 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है। भारत में 3 बार, कितने बार? 3 बार। 3 बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है। 3 बार, 1949 में, 66 में, इसके बाद 91 में। 91 में पहली बार कब? 1949 में, 66 में दूसरी बार, और तीसरी बार कब? 1991 में। तो ये 1949 पहला रीजन क्या था? तो 1949 में जब भारत आजाद हुआ 47 में, तो उस समय क्या था? भारत के पास डॉलर जो था, $1 ₹1 के बराबर था। एपीएस सिस्टम जो है 1974 तक, यानी कि भारत भारत 73 से 75 के बीच में एक एपीएस था, एपीएस सिस्टम था, एपीएस। सबसे पहले देखेंगे कि 1944 में क्या हुआ था? ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, तो इसमें 2 संस्थाओं का जन्म हुआ, WB वर्ल्ड बैंक और IMF का। इसे जुड़वा भी कहा जाता है, एक दूसरे की जुड़वा कहा जाता है। तो भारत जब आजाद हुआ था 47 में, तो क्या हुआ था कि डॉलर 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 और रुपया क्या था? एक दूसरे से संबद्ध था, जुड़ा हुआ था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, यानी कि $1 ₹1 के बराबर था। तो देखेंगे कि पहली बार कब किया गया? 1949 में किया गया, 66 और 91। ठीक, 1991। इसके बाद देखेंगे कि जो 1965 में जो युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, तो उसमें जो हानि हुई थी, धन का हानि हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था? जरूरत पड़ा था अवमूल्यन के लिए। और 91 में जो एलपीजी एलपीजी नई आर्थिक नीति आई थी, तो उस समय क्या आईएमएफ से क्या करना था? ऋण लेना था। इसलिए भारत सरकार को क्या करना था? अवमूल्यन करना था। तो देखेंगे कि जो अवमूल्यन होता है वो आयात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है कि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए होता है बेहतर। तो हम लोग देखेंगे कि ये आयात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए क्या है? बेहतर होता है। ठीक, लेकिन ये दीर्घकालिक माने कि लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि भारत को देखें तो भारत क्या है? एक आयात आधारित देश है। इंडिया आयात आधारित देश है, आयात ज्यादा करता है। और जो ये इंडिया हो गया। इसके बाद चीन को देखेंगे, चीन को, तो चीन क्या है? निर्यात आधारित है, निर्यात आधारित है। तो ये चीन के लिए बेहतर है। जो अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है। और ये आयात आधारित व्यवस्था के लिए, ये देश के लिए क्या है? ये अल्पकाल के लिए बेहतर है। और दीर्घकालिक में कौन है? निर्यात आधारित के लिए बेहतर होता है। तो अवमूल्यन चीन के लिए बेहतर होगा ना कि भारत के लिए। लेकिन भारत में परिस्थितियां उस समय यही उत्पन्न हुई, यही कारण था कि भारत में अब तक कितने बार? 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया जा चुका है। ठीक, तो इस पर आगे भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या है? निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। क्या हो जाएगा? इसमें निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए
निर्यात यानी कि अवमूल्यन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी वस्तु जो है वो सस्ती होगी, और सस्ती होगी तो जो दुनिया में जो बाजार है तो उसमें क्या होगा, आपकी जो वस्तुएं है वहां टिक पाएंगी, प्रतिस्पर्धी होंगी, गैर प्रतिस्पर्धी नहीं। सस्ता होने के कारण क्या होगा, निर्यात ज्यादा होगा। ठीक, निर्यात ज्यादा होगा तो उसी को प्रतिस्पर्धी कहा जाता है। ठीक, तो क्या हुआ, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। देखते हैं आगे। अवमूल्यन मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थापित का प्रसार, उपयुक्त सभी। एसएससी में पूछा हुआ है, क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, आयात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आयात कम हो जाएगा, आयात स्थापति का प्रसार होगा, सब हो जाएगा इसमें। लेकिन सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, तो निर्यात के लिए अल्पकाल में। लेकिन जैसे चीन की अर्थव्यवस्था है, चीन जो है वो निर्यात आधारित है, निर्यात आधारित, तो उसके लिए क्या है, अवमूल्यन बेहतर होता है। भारत के लिए अल्पकाल में ठीक है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था, 1949 में, 66 में, 72 में, 90 में। यूपीपीसीएस में पूछा है, बताइए आप लोग कब हुआ था। 3 बार हुआ था, 1949, 1966 और 1991। तो ये पहली बार पूछ रहा है, कब, पहली बार, तो कब हो जाएगा, 1949 में, 1949 में। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया, 2 बार अवमूल्यन कब किया गया था, 1966-67, 91-92, 90-91, 1989-90। ये यूपीएससी में पूछा हुआ है 2013 में, यूपीएससी 2013 में पूछा हुआ है, ये 2 बार किया गया। ठीक, कब हो जाएगा, पहली बार तो 1949 में हुआ था, 66, इसके बाद 91। तो ये 2 बार कह रहा है, 2 बार कह रहा है, तो 2 बार कब हुआ था, 1991 में हुआ था। कब 2 बार हुआ था, 1991 में, 91-92 में, बी हो जाएगा। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया कब, 1992-93 के केंद्रीय बजट में, 93-94 के केंद्रीय बजट में, 94-95 केंद्रीय बजट में, 95-96 केंद्रीय बजट में। चूंकि ये करंट का मामला था, यूपीपीसीएस 1995 में पूछा हुआ था, कि करंट से जुड़ा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1993-94। ठीक, बीरू जी लिख रहे हैं कि न्यू बैच कब से आएगा बीपीएससी के लिए। बता दिया जाएगा कब आएगा, इंफॉर्मेशन डाला जाएगा, जल्द आने वाला है। ये कौन है, औरंगजेब कह रहे हैं कि बिहार दरोगा के लिए पी है क्या, हाँ बिहार के लिए है, बिहार दरोगा के लिए। उपेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, गुड, ठीक है। आप लोग इसी तरह देखिए। और निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमपीपीसीएस में पूछा है, एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक होता है कौन सा होता है, आरबीआई होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा ध्यान से इसको सुनेंगे, इसलिए कि इस पर आगे भी क्वेश्चन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1934 में, 1934 में क्या हुआ था, अधिनियम आया था। और 1935 में क्या हुआ, 1935 में इसका गठन हुआ। कब, 1935 में इसका गठन हुआ आरबीआई का। 1934 में एक्ट हुआ, तो उसमें यंग हिल्टन समिति, कौन, यंग हिल्टन समिति थी, यंग हिल्टन समिति, इसी के सिफारिश पर क्या हुआ था, आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में। कब, 1935 में गठन हुआ था।
आरबीआई को क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आरबीआई को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? 1937 में, 33 में, 35 में, 31 में? याद करिए आप लोग, 1934 में जो एक्ट आया था, 1934 के एक्ट से कब हुआ था? 1935 में गठन हुआ था इसका, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। हेडक्वार्टर मुंबई में, मुंबई। अब ये मुंबई है, पहले क्या था? बम्बई था। बम्बई, बम्बई 1960 में क्या किया गया? 1960 में इसको दो भागों में बांट दिया गया, गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में क्या किया गया था? बांट दिया गया बम्बई को दो राज्यों में, एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। ठीक, तो ये बम्बई था। अब क्या है? मुंबई है इसका नाम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व स्वामित्व भारत के सरकार के पास आ गया था? 1950, 1947, 1948, 1949? एसएससी में पूछा हुआ है। पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कह रहा है आरबीआई का, पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा 27 नंबर का। कब किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण? उन्नीस में किया गया था। कब? 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? रेपो रेट का प्रबंधन करना, उपरोक्त सभी वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, सरकार को बैंक की सुविधाएं? बीपीएससी 2024 में पूछा हुआ है। बीपीएससी 2024 में पूछा हुआ है। तो देखेंगे सबसे पहले कि आरबीआई का जो मुख्य काम है, सुनेंगे थोड़ा। आरबीआई का मुख्य काम जो है, पहला हुआ कि नोट जारी करने का। नोट जारी करने का अधिकार। नोट जारी कौन करता है? आरबीआई। एक धारा है, कौन? धारा है 22। तो धारा 22 के तहत आरबीआई क्या करता है? नोट जारी करता है। नोट जारी करने का अधिकार धारा 22 इसे देता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि आरबीआई का और काम क्या है। ये इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या? बैंकों का बैंक कहा जाता है। पूछता है ये क्वेश्चन कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। इसके बाद ये शाख नियंत्रण का काम करता है। शाख नियंत्रण। ये शाख नियंत्रण क्या है? तो जो शाख नियंत्रण है दो तरह से होता है। क्या होता है? शाख नियंत्रण दो तरह से होता है। शाख नियंत्रण, ये शाख वही पैसा के बारे में कह रहा है, मार्केट में ज्यादा हो। तो शाख नियंत्रण आरबीआई दो तरह से करता है, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण, दो आधार पे। मात्रात्मक, मात्रात्मक उपकरण के माध्यम से। इसके बाद गुणात्मक, दूसरा है गुणात्मक। तो देखेंगे सबसे पहले मात्रात्मक। मात्रात्मक में देखेंगे जैसे बैंक, बी आर क्या है? बैंक रेट। इसके बाद आर आर क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट।
ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, इसके माध्यम से भी करता है। इसके बाद एमएसएफ के माध्यम से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बाद एसडीएफ, 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 इसके बाद एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रिजर्व रेशियो, टीएलटीआरओ, टीएलटीआरओ, इसके बाद मात्रात्मक में आ जाएगा एसएलआर, सीआरआर, ये सब इसके माध्यम से क्या करता है, ये जो आरबीआई है साख नियंत्रण का कार्य करता है। गुणात्मक में देखेंगे तो इसमें साख की राशनिंग है, साख की राशनिंग, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, नैतिक दबाव, ये इसमें आता है। ठीक, तो साख नियंत्रण का काम आरबीआई दो तरह से करता है, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण, तो इसमें देखेंगे कि मात्रात्मक उपकरण में क्या क्या आता है, बैंक रेट आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, सीमांत अस्थायी सुविधा, एलटीआरओ है, टीएलटीआरओ है, एसडीएफ है। इस सब के माध्यम से क्या करता है, जो मार्केट में, जो बाजार में क्या होता है कि जो मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो इसी को कभी बैंक रेट को बढ़ा करके कभी घटा करके ये क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। जैसे डॉलर का अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह का जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग फिर अगले क्लास में भी चर्चा करेंगे, इस पर क्वेश्चन है आगे। ठीक, डिटेल से इसको देखेंगे। तो अभी देखना है कि साख नियंत्रण का काम कौन करता है, तो आरबीआई करता है। ठीक, पहले नोट जारी करने का अधिकार किसे है, आरबीआई करता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। साख नियंत्रण, आरबीआई साख नियंत्रण दो तरह से, देश का केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ये बीपीएससी 2024 में पूछा हुआ है। यह जनता से जमा स्वीकार करता है। यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह देश की मुद्रा जारी करता है। ये एसएससी में पूछा हुआ कब, 2022 में। 2022 में बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए। ये कह रहा है कि कौन सा कार्य नहीं है, तो देखेंगे कि ये क्या करता है, मुद्रा की जो मनी जो सप्लाई है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। किसके माध्यम से, साख नियंत्रण के माध्यम से। इसी को क्या डायरेक्ट नहीं दिया है, तो ये क्या है, साख नियंत्रण। यानी मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण के माध्यम से क्या करता है, मनी सर्कुलेशन को कम करता है। इसके बाद जनता से जमा स्वीकार करता है। यह सरकार के लिए बैंकर के रूप में, बैंकों का बैंक कौन है, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। तो ये सही है, ये सही है। इसके बाद यह देश की मुद्रा जारी करता है, नोट जारी, वही नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई। धारा कौन सी, धारा 22 के तहत। तो देखेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से कौन नहीं है, मुख्य काम कौन नहीं है, ये जनता से जमा स्वीकार करता है। आरबीआई नहीं करता है, आरबीआई नहीं करता है, क्या कौन, कोई भी बैंक करता है। जनता से जो पैसा कौन जमा करता है, बैंक। मान लीजिए कि एक कोई बैंक है, एक क्या है, कोई बैंक है, और पी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, पी क्या है, व्यक्ति है। तो व्यक्ति के पास क्या है, ज्यादा पैसा है, धन है, तो क्या करेगा, बैंक में जमा करेगा। तो मनी, मुद्रा कहाँ जाएगी, मुद्रा, मनी व्यक्ति के पास ज्यादा होगा तो क्या करेगा, बैंक में जमा करेगा, क्योंकि उसको ब्याज भी मिलेगा। तो मुद्रा क्या करेगा, बैंक में जमा करेगा ब्याज पर, और बैंक भी क्या करेगा, इस पर दबाव आएगा। मान लीजिए कि बैंक के पास आप जमा किए तो आपको इंटरेस्ट ब्याज देगा बैंक,
तो अब बैंक भी क्या करेगा, बैंक किसी को लोन देगा, क्या देगा, लोन देगा, लोन देगा। तो अब लोन देगा तो क्या होगा, बैंक को ब्याज की प्राप्ति होगी, ब्याज की प्राप्ति। जब ब्याज की प्राप्ति होगी तो क्या होगा, परिसंपत्ति में वृद्धि होगी, परिसंपत्ति में वृद्धि होगी, एसेट में, इसको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं, परिसंपत्ति में वृद्धि होगी। और व्यक्ति को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ब्याज। यानी कि मुद्रा है क्या, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा वह होता है जहां धन, जो धन होता है अधिक से इसका प्रवाह किधर होता है, कमी की ओर होता है, अधिक से कमी की ओर होता है, अधिक से कमी की ओर होता है, अधिक से कमी की ओर इसका प्रवाह कहां से कहां होता है, अधिक से कमी की ओर। मान लीजिए कि आप लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो बैंक में जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका प्रवाह अधिक से कमी की ओर होता है। आप लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो कहाँ, बैंक में, बैंक के पास पैसा नहीं है, कम है, तो वो भी दूसरे को लोन देगा क्योंकि उस पर दबाव है, तो क्या होगा, उसको भी ब्याज मिलेगा। तो संपत्ति क्या होगा, संपत्ति में वृद्धि होगी, परिसंपत्ति में। देखते हैं आगे, मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य क्या है, राजकोषीय नीति का प्रबंधन, विदेशी व्यापार का विनियमन, आयकर एकत्रित करना, करेंसी नोट जारी करना। एसएससी में पूछा हुआ है, करेंसी नोट जारी करना क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। ये जो एमपीसी है, एमपीसी राजकोषीय नीति के लिए। इसके बाद नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। कौन सी धारा, धारा 22, 22 के तहत क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा को नोट छापता है, नाबार्ड, आईसीआईसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। नाबार्ड हो गया, नाबार्ड। बताएंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब, 1982। किस समिति की सिफारिश पर, शिव रामन समिति, शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। कब, 1982 में। और इससे पहले कि एग्जिम बैंक था, एग्जिम बैंक, तो नाबार्ड से पहले कौन था, ये भी 82 में था। तो ये जनवरी में ही इसका स्थापना हुई थी, किसमें, जनवरी में। इसके बाद इसके बताएंगे कमेंट में आप लोग की कब हुई थी, किस मंथ में हुआ था। तो पहले कौन था, ये जनवरी में था एग्जिम बैंक, मानी कि एक्सपोर्ट बैंक और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात बैंक की स्थापना कब, 1982 में भी। कि ये पूछता है मिलान के लिए देगा तो नाबार्ड से पहले कौन होगा, एग्जिम बैंक होगा, ठीक, शिवरामन समिति। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये क्या है, कौन सा बैंक है, बैंक है, निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है। इसके बाद देखेंगे एसबीआई, एसबीआई। तो एसबीआई को पहले 1921 में किस नाम से जाना जाता था, पहले इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक। इसके बाद 1955 में क्या किया गया, गोरेवाला समिति, कौन, गोरेवाला, देखेंगे इसको आप लोग मिला लेंगे थोड़ा, गोरेवाला समिति, गोरेवाला, गोरेवाला समिति के सुझाव पर क्या किया गया, इसका नाम बदलकर क्या किया गया, एसबीआई कर दिया गया। क्या क्या कर दिया गया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। तो आरबीआई क्या, आरबीआई अधिनियम कब, 1934 में आया था। और यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन, और 1935 में क्या किया गया, इसका गठन किया गया, 1935 में गठन, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, भारत में कौन सा बैंक नोट छापता, नोट, कौन सा बैंक नोट छापता है, कौन सा हो जाएगा। तो नोट छापने का अधिकार किसके पास है, धारा 22 के तहत आरबीआई के पास। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसी को आता है, आरबीआई को, बैंकों का बैंक।
क्या हो जाएगा? सॉरी, सेंट्रल बैंक, ये तो रिजर्व बैंक हो गया, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा, किसको अधिकार है? तो रिजर्व बैंक को है। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपए के सिक्के तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? देखिए यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का और नोट को छोड़कर, जैसे कि सिक्का अधिनियम 2011 का था। सिक्का अधिनियम कब का था? 2011। सिक्का अधिनियम, सिक्का अधिनियम कब आया था? 2011 में आया था। तो ये सिक्का को क्या करता है? छापने, सिक्का को। इसके बाद नोटों को छोड़कर, 1 रुपये का नोट को छोड़कर कौन करता है? भारत सरकार, योजना आयोग, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा, आरबीआई। इसमें जो है ये सिक्का अधिनियम, ये सरकार क्या करती है? सिक्का जारी करती है, सिक्का जारी करती है, सिक्का जारी। तो पूछता है कि अधिकतम, आप लोग बताएंगे कमेंट में कि सरकार अधिकतम कितने रुपए तक के सिक्के जारी कर सकती है? कितने रुपए तक की सिक्के जारी कर सकती है अधिकतम? बताएंगे आप लोग कमेंट में, ठीक? कमेंट में बताएंगे आप लोग। भारत में सिक्के को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये यूपीपीसीएस 2013 में पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस 2000 क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ये सरकार, तो सरकार के तो अंडर में है वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ये आरआरबी में, रेलवे में पूछा है 2018 में। क्या हो जाएगा? भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन सा है? बैंकों का बैंक, मुख्य बैंकर, या इसी को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक आरबीआई को ही तो कहा जाता है। किसको? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। भारत में मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? केंद्र सरकार, एसोचैम, भारतीय रिजर्व बैंक, फिक्की। एसएससी में पूछा हुआ है 36। बताएंगे आप लोग। देखिए एक एमपीएफ था 2015 में, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में आया था। इसमें क्या था कि जो सरकार थी, गवर्नमेंट, एक जो आरबीआई गवर्नमेंट और एमपीसी वित्त मंत्रालय। तो इसमें क्या करता होता था कि पहले सरकार भी क्या करती थी? सरकार और एमपी मान मौद्रिक नीति जो समिति है, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के लिए क्या करती थी? उसको रेगुलेट करती थी। तो दोनों में असंतुलन पैदा हो गया, ठीक? दोनों में असंतुलन पैदा हो गया था। इसलिए 2015 में क्या हो गया, क्या किया गया कि एमपीएफए लाया गया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लाया गया। और इसके तहत क्या किया गया? दोनों को मिला करके आंकड़े को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए क्या किया गया? इसको मिलाया गया और उर्जित पटेल समिति के सुझाव पर लाया गया था। कौन? उर्जित पटेल समिति को देखेंगे। उर्जित पटेल समिति, उर्जित उर्जित पटेल समिति इससे जुड़ा हुआ है, ठीक? तो इसमें क्या था कि इसके तहत 45ZA और 45ZB को लाया गया। 45ZA और 45ZB, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 45Z और 45ZB किससे जुड़ा हुआ है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मौद्रिक नीति। ये हम छोड़ रहे हैं तो ये मत समझिए आप लोग, इसको आप लोग को भी देखना है, फिर आगे भी बताएंगे डिटेल से, ठीक?
45Z और 45Z भी। क्या हो जाएगा इसका? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। यह शीर्ष बैंक है, यह बैंकों का बैंक। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मनी सप्लाई को क्या करता है? शाख नियंत्रण, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण के माध्यम से क्या करता है? आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यह व्यापारिक घरानों की ऋण प्रदान करता है और यह नाबार्ड के कार्यों को निरीक्षण करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 3। यूपीपीसीएस 2003 में पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस 2003 में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा? यह शीर्ष बैंक है, बैंकों का बैंक हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, शाख नियंत्रण सही है। यह व्यापारिक घरानों के ऋण प्रदान करता है, ऋण कॉर्पोरेट जगत को नहीं प्रदान करता है, ठीक, ऋण नहीं देता है। यह नाबार्ड के कार्यों को निरीक्षण करता है, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे कि जिस ऑप्शन में 3 नहीं है उसको हटाएंगे, 3 है तो हटाएंगे। तो 3 है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको हटाते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। देखेंगे कि 1 और 2 है, 1 और 2, तो 1 और 2 इसमें है, 1, 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये भी हट गया। तो कभी कभी ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड से भी क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो इसमें है एक 4 नंबर बचा, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। नाबार्ड, नाबार्ड जिसकी स्थापना 1982 में श्री रमन समिति के सुझाव पर, तो इसका भी क्या करता है? निरीक्षण करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई। एसएससी में पूछा हुआ है। एसएससी में क्या हो जाएगा? अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च। इसके बाद रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष, कोष है, कोष रहना चाहिए? 85 करोड़, 115 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। ये एसएससी में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा इसका? देखिए एक एमआरएस, एमआरएस था मिनिमम रिजर्व सिस्टम, 1954 का था। कब का था? 1954 का था मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो इसमें क्या था कि टोटल 200 करोड़ क्या था? 200 करोड़ था उसे जारी करने के लिए। लेकिन इसमें भी क्या था? अधिकतम 115 करोड़ का क्या कर सकता है? 115 करोड़ का स्वर्ण कोष कर सकता है। और बाकी, तो ये क्या क्वेश्चन कर रहा है? मूल्य, कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो स्वर्ण कोष कितना का रहता है? 115 करोड़ का, 115 करोड़ का। तो क्या हो जाएगा? इस स्वर्ण कोष कह रहा है, यानी कि गोल्ड, गोल्ड के रूप में कितना? 115 करोड़, ठीक। ऑप्शन बी। इसको देखेंगे एमआरएस मिनिमम रिजर्व सिस्टम, 1954 का है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत, अधिकतम प्रत्यायी प्रणाली के अंतर्गत, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। एसएससी में पूछा हुआ है। एसएससी में क्या हो जाएगा? वही है एमआरएस, एमआरएस 1954 वाला ही कह रहा है, इसी के अंतर्गत करता है। तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली क्या है? यही है एमआरएस, एमआरएस 1954। हिंदी भी देख लीजिए, हिंदी भी मिला लीजिएगा आप लोग। इंग्लिश जानते रहिएगा लेकिन हिंदी नहीं बनेगा, ठीक। तो इकोनॉमिक्स में जो है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म को जानना होता है। मध्य प्रदेश में करेंसी, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास, नीमच, होशंगाबाद, गुन्ना। ये एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है। एमपीपीसीएस
देवास है। देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई। तो देखेंगे एसबीआई था जो 1921 में क्या था? इंपीरियल बैंक था। 1921 में इंपीरियल बैंक था। 1921 गोरेवाला समिति, गोरेवाला गोरेवाला समिति के सुझाव पर क्या इसका नाम बदलकर 1955 में क्या किया गया? एसबीआई कर दिया गया। एसबीआई। ठीक। पहले था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या मुंबई, बम्बई। उस समय क्या था? बम्बई था। 1960 में ही बदला। मद्रास, बम्बई, इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, बैंक ऑफ। आप लोग कमेंट में बताएंगे और कौन सा एक बैंक था? मुकेश कुमार सिंह लिख रहे हैं कि गुड। चलिए बहुत बढ़िया। एक और बैंक, ये तीनों बैंक को मिलाकर क्या कहा गया था? देख लेंगे कौन सा था एक। ध्यान पर नहीं आ रहा है अभी थोड़ा। मद्रास, बम्बई और इसको मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक कहा गया। 1921 में इंपीरियल बैंक, और इसी को 1955 में गोरेवाला समिति के सुझाव पर क्या रखा गया? एसबीआई रखा गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष? एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई 1955, गोरेवाला समिति। क्या हो जाएगा? बी। एमपीपीसीएस में पूछा है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नबार्ड, एसबीआई, आईसीआईसीआई, यूबीआई। एमपीपीसीएस में पूछा है। एमपीपीसीएस में कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय एसबी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई। कहाँ हो जाएगा? 42। मुंबई में। दिल्ली में किसका है? बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर पंजाब बैंक था, देख लीजिएगा थोड़ा। क्या हो जाएगा? इंडियन बैंक हो जाएगा, इंडियन बैंक। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कोर्ट का उपयोग करते हुए कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब? प्रथम चरण तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब? एक 1949 में हुआ था और दूसरा 1980 में हुआ था। 6 बैंकों का हुआ था और ये 14 बैंकों का हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार और ये दूसरी बार। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब? 80, पहला 49। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, आरआरबी। इसके बाद नबार्ड, नबार्ड की स्थापना। तो देखेंगे कि नबार्ड की स्थापना कब? 1982 में हुई थी, 1982 में। अब देखेंगे ऑप्शन के अनुसार आरआरबी की 75। तो देखेंगे 49, इसके बाद 75, इसके बाद 80, इसके बाद 82। तो क्या हो जाएगा? एक
एक तीन, पहले एक होगा, इसके बाद तीन होगा, इसके बाद दो होगा, इसके बाद चार होगा। एक तीन दो चार, एक तीन दो चार क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यूपीपीसीएस में पूछा है तो क्या हो जाएगा? एक तीन दो चार। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये बैंक और ये स्थापना वर्ष। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की, और अवध कमर्शियल बैंक और अलायंस बैंक ऑफ शिमला। बताएंगे आप लोग? एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा। 65 में हुआ था इलाहाबाद बैंक के, पंजाब नेशनल के 94 में, अवध कमर्शियल बैंक की 81 में, और अलायंस बैंक की स्थापना 74 में। तो क्या हो जाएगा? तीन चार दो और एक, तीन चार दो एक, तीन चार दो एक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 49। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? अधिकतम शाखाएं कहाँ है? यूएसए में, यूके में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। एसएससी में पूछा हुआ है। 50 क्या हो जाएगा? यूके में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसे कहा जाता है। तो आज इतना ही देखेंगे। कल कल भी होगा कंटिन्यू, अब चलता रहेगा। जैसे कि हम भी थोड़ा वेट कर रहे थे कि थोड़ा जो पेपर हो थोड़ा सेट हो जाए, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसे करते रहेंगे। तो ये कंटिन्यू जो हम लोग कमिटमेंट किए हैं, कमिटमेंट उसको हम लोग पूरा करेंगे हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कंटिन्यू होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आज 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन है तो आने वाले समय में क्या क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। 100 हो सकता है, जितना भी हो सकता है, लेकिन 50 से बढ़ भी सकता है। ठीक, तो देखेंगे हम लोग कल फिर अपने समय पर। ठीक है, तब आप लोग क्वेश्चन बनाते रहेंगे, और जो नहीं आएगा समझ में या नहीं हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, तो उसको भी आप लोग क्या करते चलेंगे ताकि एग्जाम में छूट ना पाए। ठीक, ये तो भरपूर कोशिश है कि हम लोग इसी से कर लें, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग देखते रहेंगे, हर किताब से भी इसको देखते रहेंगे और बनाते रहेंगे। ठीक, मिलते हैं कल। थैंक यू।